हेलो नमस्कार दोस्तों। तो फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अनुज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आइए देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन, उसके बाद हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कह रहे हैं निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं प्रजगुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं यह बताना है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो समीकरण दी गई हैं उनको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और ब्रजगुणन विधि से भी हल करना है, और उसमें कौन सा विधि उपयुक्त है उसको आपको बताना है। तो आइए सबसे पहले हम इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना आप सीख चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि में कि समीकरण 1 या समीकरण 2 से किसी एक का यानी x से y का मान निकालते हैं, और उसको फिर अगर 1 से निकाल रहे हैं तो 2 में रखेंगे, 2 से निकाल रहे हैं तो 1 में रखेंगे। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं। लिखेंगे यहाँ पे आप प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 या 2 से किसी एक का मान निकालते हैं, x से y का। तो हम यहाँ पे निकालेंगे समीकरण नंबर 1 से x का मान। ठीक है, तो पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है देख लीजिए, वहाँ पे 8x + 5y बराबर 9। ठीक है, तो x का मान निकालना है तो हमें y वाले टर्म को इधर भेजना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो 8x बराबर क्या हो जाएगा 9 - 5y। ठीक है, फिर यहाँ से 8 को भी भेजना पड़ेगा इस साइड, क्योंकि 8 इसके साथ x के साथ गुना में है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो x का जो मान यहाँ से हो जाएगा देख सकते हैं 9 - 5y अब बाई 8। ठीक है, अब इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है देख सकते हैं 3x + 2y बराबर 4। तो 3 का 3 रखेंगे यहाँ पे, और x के साथ देख सकते हैं 3 गुना में है, तो गुना x का मान कितना आया यहाँ से देख सकते हैं 9 - 5y अब आटा कितना है 8। फिर प्लस है तो प्लस 2i तो 2i अब बराबर 4 है तो 4। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। कैसे? तो 3 के बट्टा में 1 मान करके, तो यहाँ से गुना हो गया। तो देख रहे हैं तिरछा तिरछी नहीं कटेगा, तो ऊपर के ऊपर गुना कराएंगे, नीचे का नीचे गुना कराएंगे। तो ऊपर से ऊपर गुना कराने के लिए 9 × 3 कराएंगे, 9 × 3 = 27, फिर प्लस माइनस माइनस, अब 5 × 3 कितना हो जाएगा 15y अब आटा 8 है कम 8। ठीक है, अब प्लस 2i है तो 2i बराबर है तो बराबर 4 है तो 4। अब इसका हम करेंगे बट्टा का जोड़, तो बट्टा का जोड़ करने के लिए 2i के बट्टा में 1 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम जैसे ही 8 और 1 कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 से 8 में भाग देंगे, 1 से इस टोटल में गुना कराएंगे, तो 1 से इसमें गुना कराएंगे तो उतना ही रह जाएगा। देख लीजिए तो 27 - 15y प्लस है तो प्लस, अब 1 से इसमें भाग देंगे तो 8 आएगा, 8 से इसमें गुना कराएंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16y अब बराबर 4। फिर आगे बढ़ेंगे तो y वाले टर्म को यहाँ पे देख लीजिए, y वाला टर्म है ना, तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो 27 प्लस y हो जाएगा। बड़ा से छोटा घटा के बड़ा का साइन लिखेंगे तो प्लस आएगा, बटा 8 अब बराबर 4। अब यहाँ पे हम कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए यहाँ पे बट्टा में 1 मान लेते हैं ताकि आसान हो जाए। फिर आगे बढ़ेंगे तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 27 + y बराबर हो जाएगा 8 × 4 = 32। अब 27 को इधर भेजना पड़ेगा, तो y का मान निकलेगा, y बराबर कितना आ जाएगा 32 - 27, यानी कि y का मान आ गया 3 × 2 = 5, y का मान 5। अब y का मान y का जो मान आया हुआ इसको हम रख देंगे समीकरण नंबर 3 में, तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है,
समीकरण देख सकते हैं क्या है, x बराबर 9 माइनस 5y, अब y कितना है 8, तो 9 और माइनस 5 अगुना y का मान कितना आया हुआ है 5, अब भाई 8, तो 9 और माइनस कितना हो जाएगा 25, अब भाई 8, 25 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 से 9 गया 6, 1 का 1 16, अब भाई 8 साइन बड़ा का तो माइनस 16, इसको सॉल्व करेंगे -2, तो आपका जो y का मान कितना आ गया है, सॉरी x का मान है, तो आपका जो x का मान आ गया कितना आ गया है -2 और y का मान कितना आ गया है 5। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से आप निकाल चुके हैं x का मान -2 और y का मान 5, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम ब्रजगुणन विधि पे बात करेंगे। अब आइए इसको देखेंगे हम लोग ब्रजगुणन विधि से कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ब्रजगुणन विधि से बनाने के लिए हम एक चार्ट बनाते हैं। ठीक है, उसमें हम x के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं x फिर y फिर 1। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग b1 b2 c1 c2, ठीक है, a1 a2 और फिर b1 b2। अब इसी की मदद से हम लोग x का फॉर्मूला निकालते हैं, x फिर बराबर y फिर बराबर 1। ठीक है, तो x का जो यहाँ से मान निकलेगा देखिए b1 इंटू c2 कराते हैं, b1 इंटू c2, तो यहाँ पे लिखेंगे b1 इंटू c2 माइनस फिर b2 इंटू c1, b2 इंटू c1, फिर y के लिए c1 इंटू a2, तो c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, c2 इंटू a1। ठीक है, फिर इसको देखिए a1 इंटू b2, तो a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, a2 इंटू b1। तो अब ये यहाँ से x और y का मान निकालने के लिए सबका हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें x और y का मान आगे चल के मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए रखते हैं x का x बटा b1, तो b1 यहाँ से देख सकते हैं कितना है 5 है, तो 5 अगुना c2, तो c2 देखिए आप c2 इसको मानक रूप में ले जाएंगे तो c इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो -4 और माइनस b2, तो b2 देख सकते हैं कितना है 2 है। ठीक है, तो 2 अगुना c1, तो c1 भी इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। ठीक है, फिर बराबर y के लिए देखिए c1, तो c1 कितना हो जाएगा -9 अगुना a2 वहाँ से देख सकते हैं कितना है 3। ठीक है, फिर माइनस c2, तो c2 देख सकते हैं यहाँ से -4 अगुना a1 कितना है 8। ठीक है, फिर बराबर 1/a1 b2, तो a1 कितना है 8 अगुना b2 कितना है 2, फिर माइनस a2 b1 कितना है 3 और b1 कितना है 5। फिर इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, x का x -20 माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा, बराबर y -27 माइनस माइनस प्लस 32 बराबर 8 दूनी 16 और माइनस 15। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो x y कितना हो जाएगा -2, y बराबर कितना हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 1। अभी तीनों आपस में इक्वल है तो किसी दो एक को लेके हम x का मान निकालेंगे, फिर 2 को लेके y का मान निकालेंगे। तो पहले हम x -2 बटा 1/1 यानी x का मान यहाँ से आ जाएगा -2। ठीक है, y/5 1/1 दूसरा ले रहा है तो y का जो मान यहाँ से आ जाएगा कितना आ जाएगा 5। तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसा ही बनेगा और इसमें जो आपको अच्छा लगेगा उसको उपयुक्त लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आइए अब हम चौथे क्वेश्चन पे बात करते हैं कि हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए।
जो निम्न समस्याएं दी जा रही हैं चौथे क्वेश्चन में, उसका क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो, यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन में जो समस्याएं, पहली समस्या यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसको हमको क्या करना है, सबसे पहले रैखिक समीकरण के युग में कन्वर्ट करना है, फिर उसका अस्तित्व जांच करना है। अगर अस्तित्व हो रहा है, अस्तित्व है यानी अस्तित्व कहने का मतलब यदि उसका हल संभव है, तब उसको हमको किसी भी बीजगणितीय विधि से सॉल्व करना है। तो आइए हम इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो सॉल्यूशन करने से पहले थोड़ा सा हमको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। कह रहा है कि एक छात्र के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, एक भाग नियत है। एक छात्र का मासिक व्यय का एक भाग क्या है, नियत है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि वह छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। फिर आगे पढ़े। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। तो यहां पे समझिए, कह रहा है कि एक छात्रावास है, मान लीजिए हम लोग सब कोई छात्रावास यानी कि हॉस्टल में रहते हैं ना, सब कोई छात्रावास में रहता है। तो उसके लिए क्या है कि एक फिक्स, ठीक है, जो उसमें खर्च आएगा, छात्रावास का जो खर्च आएगा उसके लिए एक फिक्स कर दिया गया है, यानी नियत व्यय फिक्स है। अब उसके बाद इस पर डिपेंड करता है कि आपका खर्च कितना बढ़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग बुक करते हैं ना, छात्रावास कैसे बुक करते हैं, 4500 मान लीजिए, 4500 में एक मंथ आपको खाना खिलाएगा। ठीक है, वो तो खिलाएगा, लेकिन उसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा चीज खाते हैं तो उसमें प्लस करेगा ना उस खर्च में। तो ऐसा ही है, एक यहाँ पे नियत जो रेट है वो फिक्स है। ठीक है, नियत भाग फिक्स है, उसके अलावा अब फिक्स किया जा रहा है आपके कि आप कितना दिन भोजन करते हैं। जितना दिन भोजन कीजिएगा उसका एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और उन दोनों एक्स्ट्रा चार्ज और प्लस जो फिक्स है वो दोनों चार्ज मिलके आपको टोटल यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पे है। तो हमको मानकर चलना पड़ेगा कि नियत जो भाग है वो कितना है, और प्रत्येक दिन पे लग रहा है दर, ये जो खर्च कितना प्रत्येक दिन पे काउंट हो रहा है। एक दिन खाएंगे तो एक दिन के देना पड़ेगा, 2 दिन खाएंगे तो 2 दिन देना पड़ेगा, 3 दिन खाएंगे तो 3 दिन। तो पर डे कितना लग रहा है उसको भी हम मान लेंगे। तो मानकर चलेंगे हम यहाँ से कि जो नियत भाग है x है और पर दिन का जो खर्च है यानी व्यय है y है। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके कंडीशन पे। तो आइए इसको हम मान लेते हैं। माना कि मासिक व्यय का नियत भाग जो है कितना हो गया x, तथा प्रतिदिन भोजन पर व्यय बराबर y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नियत भाग फिक्स है, एक मंथ में नियत भाग तो फिक्स है, उसके अलावा जो विद्यार्थी ए है 20 दिन भोजन ले रहा है, तो 20 इंटू कितना, एक दिन का उसका खर्च कितना आएगा, y रुपया हमने मान के चला है कि पर डे का खर्च कितना है, व्यय कितना है y, तो 20 से इसमें गुना कराना पड़ेगा और इन दोनों का योग टोटल जोड़ के कितना उसको देना पड़ रहा है, 1000 देना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। फिर इसको अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं x प्लस 20y बराबर 1000। ठीक है, इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। फिर अब दूसरे केस पे चलते हैं। अब एक दूसरा विद्यार्थी b है, उसके लिए भी x फिक्स है,
अब उसके अलावा यह कितना दिन भोजन कर रहा है, 26 दिन भोजन कर रहा है, ठीक है। तो 26 इंटू एक दिन का खर्च कितना है y, और टोटल खर्च कितना दे रहा है यहाँ से देख सकते हैं 1180। तो 1180 यहाँ से लिख देंगे, ठीक है। तो x प्लस 26y, x प्लस 26y बराबर कितना हो गया 1180। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसका अस्तित्व जांच करेंगे, फिर उसका हल करेंगे। पहले इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो आइए इन समीकरण का हम अस्तित्व जांच करते हैं, क्या इनका कोई हल है या नहीं है। तो समीकरण 1, तो आगे हम बढ़ेंगे, बात करेंगे इसके जांच पे। तो लिखेंगे a1/a2। तो यहां से देख सकते हैं a1/a2 अगर देखें तो 1/1 है, तो लिख देंगे 1/1। फिर बात करेंगे b1/b2 पे। तो b1 यहां से देख सकते हैं कितना 20 है, और b2 कितना है 26 है। तो लिख लीजिए यहाँ पे 20 और 26। जैसे ही इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10/13। तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि a1/a2 जो है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, यानी b1/b2 के बराबर नहीं है। तो अगर दोनों ही आपस में बराबर नहीं है तो c1/c2 को निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो लिख देंगे, और इस केस में हमें एक अद्वितीय हल मिलता है, अर्थात यह क्या है, इसका अस्तित्व है। तो लिख देंगे अतः इस समीकरण युग्म का अस्तित्व है, ठीक है। अब अस्तित्व है तो इसको किसी भी बीजगणितीय विधि से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले नोट कीजिए उसको। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, वही हमको आसान लगता है। आप किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या बीजगणित विधि, जो आपको अच्छा लगे उससे कीजिए। हम यहाँ पे करने वाले हैं विलोपन विधि से इसका हल। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो पहले लिख लेते हैं इक्वेशन। जो इक्वेशन था x प्लस 20y बराबर 1000, इक्वेशन 1 था। फिर x प्लस 26y बराबर 1180 था, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से आप देखें, हम x को यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, दोनों सेम है और साइन भी सेम है। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 लिख के सीधे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 26y बराबर 1180। सॉल्व करेंगे, माइनस करना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ से देखिए माइनस 6y हो जाएगा बराबर माइनस 180 हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ माइनस से कैंसिल। y का मान निकालने के लिए 6 को इधर भेजना पड़ेगा। तो 180 या बाई 6, तो y का मान कितना हो गया 6 3 18, y का मान 30 आ गया। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या देख सकते हैं, x प्लस 20y बराबर कितना है 1000। तो x का x प्लस का प्लस 20 का 20, y का मान यहाँ से देख सकते हैं कितना आया है 30 बराबर 1000। x प्लस 3 दूनी 6, 600 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 1000। तो x का मान निकालने के लिए 600 को इधर ट्रांसफर कीजिए। तो 1000 माइनस 600, 1000 का मान कितना आ जाएगा आपका 400, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, लिख देंगे अतः व्यय का नियत भाग x बराबर 400 तथा प्रतिदिन भोजन पर
व्यय बराबर वाई बराबर 30 रुपये। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में।